हेलो बच्चों, गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका स्वागत है। कल के लेक्चर में आपने बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन और ओवर रेनफोर्स सेक्शन के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम जो आपका आरसीसी बीम होता है उसमें किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपकी फर्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम होगी उसमें प्रश्न के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपको सेक्शन का साइज दिया हुआ होगा, अलाउएबल स्ट्रेस दी हुई होगी और आपको प्रतिरोध आघूर्ण निकालना होगा। ठीक है, जो आपका साइज का सेक्शन होगा उसमें आपको जो आपका बीम है उसकी चौड़ाई दी हुई होगी, उसकी कुल गहराई दी हुई है और जो आपकी प्रभावी गहराई होती है वो दी हुई होती है। ठीक है, और आपको जो आपके अलाउएबल स्ट्रेस है, अनुज्ञेय प्रतिबल सिग्मा एस टी और सिग्मा सी बी, इनके मान भी दिए हुए होते हैं और आपको एम का मान भी दिया हुआ होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, जब इस प्रकार की समस्या होती है तब क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले आप क्रिटिकल एन ए का मान निकालेंगे। ठीक है, इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले आप क्रिटिकल एन ए का मान निकालेंगे। उसके बाद आप जो आपके एक्चुअल एन ए है उसका मान निकालेंगे। ए एस टी डी माइनस एक्स, ये सूत्र है आपका एक्चुअल एन ए निकालने का। फिर जब आप एक्चुअल एन ए और क्रिटिकल एन ए निकालेंगे तो आप इन दोनों की तुलना करेंगे। ठीक है, इनमें से अधिक मान किसका है और कम मान किसका है। ठीक है, इस चीज़ की आप तुलना करेंगे। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे यदि एक्चुअल एन ए बराबर आ रही है क्रिटिकल एन ए के। ठीक है, तो इस प्रकार के सेक्शन में जब एक्चुअल एन ए क्रिटिकल एन ए के बराबर हो तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड सेक्शन। ठीक है, बैलेंस्ड सेक्शन। बैलेंस सेक्शन, जब बैलेंस सेक्शन की कंडीशन होगी तो आप प्रतिरोध आघूर्ण का मान कोई भी एक सूत्र यूज करके निकाल सकते हैं। ये दो प्रतिरोध आघूर्ण के सूत्र हैं आपके, इनमें से आप कोई भी एक प्रतिरोध आघूर्ण का सूत्र यूज करके आप प्रतिरोध आघूर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप बैलेंस सेक्शन के बारे में आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि एक्चुअल एन ए का मान बड़ा है क्रिटिकल एन ए से, ठीक है, क्या बोला मैंने, यदि एक्चुअल एन ए का मान बड़ा है क्रिटिकल एन ए से, यानी कि एक्चुअल एन ए की स्थिति आपकी यहाँ ऊपर से यहाँ पर स्थित होगी। यदि आपकी क्रिटिकल एन ए यहाँ तक है तो आपके एक्चुअल एन ए क्रिटिकल एन ए से थोड़ा नीचे होगी। ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, इस प्रकार की कंडीशन में जो आपका खंड होता है उसमें के जो बैलेंस सेक्शन होता है उसके लिए जितना आवश्यक हमें स्टील चाहिए होता है उससे अधिक मात्रा में इस प्रकार के सेक्शन में स्टील डला हुआ होता है। इस्पात की मात्रा इस सेक्शन में बढ़ी हुई होती है, इस कारण से इसे हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन बोलते हैं। इसकी क्रिटिकल एन ए भी इसकी एक्चुअल एन ए भी क्रिटिकल एन ए से अधिक होती है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो बच्चों, जब ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है तो ओवर रेनफोर्स में जो आपका जहाँ पर रेनफोर्स डलता है, जहाँ पर आपका रेनफोर्स डलता है यानी कि आपका टेंशन जोन, उसमें हम आपका जो बीम है उसे तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत बन जाता है वो तो, लेकिन जो आपका ऊपर का जो क्षेत्र है कंप्रेशन जोन वो आपका थोड़ा वीक रह जाता है। तो इस कंडीशन में जो आपका बीम, अगर उसमें फेलर की कंडीशन आएगी, कभी भी अगर वो फेल होगा तो सबसे पहले फेल वो आपका कंक्रीट में होगा। ठीक है, यानी कि जो कंक्रीट है वो अपना अधिकतम अनुज्ञेय मान सबसे पहले ग्रहण कर लेगा, जबकि जो आपका स्टील है वो अपने अधिकतम अनुज्ञेय मान पर उस समय नहीं पहुंचा होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन की कंडीशन बोलते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो बच्चों, क्योंकि ओवर रेनफोर्स सेक्शन की कंडीशन में कंक्रीट पहले ही विफल हो जाता है। ठीक है, क्यों कंक्रीट इस्पात से पहले विफल हो जाता है, इस कारण जिसमें कंक्रीट का प्रतिबल जुड़ा हुआ है प्रतिरोध आघूर्ण के सूत्र में,
वही प्रतिरोध आघूर्ण का सूत्र हम प्रतिरोध आघूर्ण निकालने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि कंक्रीट का प्रतिबल इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए और रेनफोर्स सेक्शन की कंडीशन में प्रतिरोध आघूर्ण हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए आई होप इतनी बात आपको पता चल गई होगी। तो चलिए बात करते हैं हम, यदि एक्चुअल NA क्रिटिकल NA से छोटी है। ठीक है, यदि एक्चुअल NA क्रिटिकल NA से छोटी है तो यानी कि इसकी स्थिति कुछ यहाँ पर होगी। ठीक है, अगर ये आपकी क्रिटिकल NA है तो एक्चुअल NA की स्थिति आपकी यहाँ पर होगी। ठीक है, ऊपर इससे, यानी कि एक्चुअल NA क्रिटिकल NA से छोटी है। ठीक है, तब आपका जो सेक्शन है वो आपका अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन कहलाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार के सेक्शन में जो आपका बैलेंस सेक्शन के लिए जितना भी आपका स्टील चाहिए होता है उससे कम मात्रा में स्टील डला हुआ होता है, तो इस प्रकार का सेक्शन आपका अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, जब अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में स्टील की मात्रा आवश्यक से कम है। ठीक है, तो जब आवश्यक से कम है तो जाहिर सी बात है जो आपका बीम है वो टेंशन में कमज़ोर होगा। ठीक है, यानी कि जो टेंशन में आपके प्रतिबल उपजते हैं वे सबसे पहले फेल होंगे, यानी कि टेंशन में जो आपका प्रतिबल है सिग्मा ST वो अपना अधिकतम अनुज्ञेय मान सबसे पहले ग्रहण कर लेगा। तो इस कारण आपका जो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन की कंडीशन में आपका जो बीम फेल होगा वो आपका टेंशन में फेल होगा। तो इस कंडीशन में हम जो प्रतिरोध आघूर्ण है वो इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस सूत्र से हम प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब आप ये बात समझ गए होंगे कि अगर बैलेंस सेक्शन होगा तो उस समय आप प्रतिरोध आघूर्ण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन की कंडीशन में आप प्रतिरोध आघूर्ण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन की कंडीशन में आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रोसीजर में बताया है कि आपको MR का मान यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मान आपको कैसे ज्ञात करना है, उससे आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, फिर बात आती है आपके यूडियल लोड की। ठीक है, यूडियल में जो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, ठीक है, यानी कि WL²/8 जो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो आपके प्रतिरोध आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, वो आपके प्रतिरोध आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, इसमें जो ये W का मान होता है ये W1 मान लेते हैं चलो हम। ठीक है, ये जो आपका बीम होता है उसका और जो उस पर लोड आ रहा है यानी कि यूडियल लोड, उसका उन दोनों का मिलाकर जो वेट होता है, भार होता है, ठीक है, जो लोड होता है उसे हम W1 बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जब आप MR का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर ये भी ज्ञात हो जाएगा आपको, L का मान इसमें दिया हुआ होगा। ठीक है, केवल W1 का मान ही एक ऐसा होगा जो अज्ञात रहेगा, उसे आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप W1 का मान निकाल सकते हैं, कुछ भी आ सकता है W1 का मान। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि W1 का मान इस बीम और उस पर आने वाले यूडियल के लोड के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, हमें केवल यूडियल का लोड ज्ञात करना है, इसलिए हमें इस बीम का भी लोड ज्ञात करना होगा और इस टोटल वेट में से उस बीम के लोड को घटाना होगा, तब जाके हमारा वेट यूडियल का आएगा। ठीक है, तो चलिए जो बीम का भार है वो हम कैसे निकालेंगे, बीम का भार उसे निकालने के लिए सबसे पहले बीम की जो लंबाई होगी, ये तो प्रति मीटर लंबाई ली जाती है। ठीक है, उसकी जो चौड़ाई होगी यानी कि आपकी जो यहाँ पर दी हुई होगी B और गुणा उसकी गहराई जो होगी। ठीक है, यानी कि आपकी टोटल गहराई जो होगी वो इसमें ली जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें प्रश्न में जो है प्रभावी गहराई दे दी जाती है लेकिन आपकी टोटल गहराई नहीं दी जाती। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, जो आपका ये कवर है, ठीक है, कवर का मान आपका जो ये स्टील दिया हुआ होगा, ठीक है, इसका जो डाया होगा, ठीक है, इसका जो डाया होगा उसके 1.5 से 2 गुना आप करके
कवर निकाल सकते हैं, वो कवर आप इस डी में जोड़ के आप अपना टोटल डी निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपका टोटल डी हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ प्लस 2 ठीक है। अगर आपका डाया ये जो है बार्स का डाया, आपके रेनफोर्समेंट का डाया अगर 5 है, ठीक है, तो उसका 2 गुना करके आप प्रभावी गहराई में जोड़कर आप अपनी कुल गहराई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुल गहराई का मान रखना है, ठीक है। और इसमें हम गुणा करेंगे जो आपका आरसीसी का घनत्व होता है, यानी कि 25,000 न्यूटन प्रति घन मीटर, यानी कि जो आपकी आरसीसी होती है उसका भार 1 घन मीटर में 25,000 न्यूटन होता है, ठीक है। तो इससे आप W2 का मान निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका W2 का मान आ जाएगा। अब इस बीम का मान तो आपने यहाँ पर ये निकाल लिया, ठीक है, बीम का भार जो है आपने यहाँ पर निकाल लिया। अब आपको निकालना है इस यूडीएल का मान। तो यूडीएल लोड कितना हो जाएगा, यूडीएल लोड। अब आपका जो टोटल लोड है इसमें से अगर आपने बीम का लोड घटा दिया तो आपका यूडीएल का लोड आ जाएगा, ठीक है। तो आप यूडीएल लोड इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा? यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।